शिक्षकों के लिए वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है तथा इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामूहिक भारत की सफलता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है तथा विभिन्न प्रकार की आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही सीमाओं की सुरक्षा, सफाई की संपन्नता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करने में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जय हिंद। ये जो आज आपने जो समारोह देखा है, ये हमारे हिंदुस्तान की फौज के जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स जो बोलते हैं, बहादुरी, जो युद्ध में जो बहादुरी दिखाते हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। साथ में ही जो हमारी वीर नारी और वीर माताएं जिन्होंने अपने बच्चों की, अपने पति की कुर्बानी देश के लिए दी है, उनका सम्मान हमने आज यहाँ पर बिहार रेजिमेंटल सेंटर में किया है। झारखंड एंड बिहार सबेरिया द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम के अंदर माननीय श्री फागू चौहान जी, जो महामहिम गवर्नर और बिहार हैं, उन्होंने समय निकाल करके सबका प्रोत्साहन किया है, सबका हौसला अफजाई किया है। और हम चाहेंगे कि इस तरीके के समारोह आगे भी किए जाएं। और अभी हम एक प्लान बना रहे हैं कि 14 जनवरी को, 14 जनवरी को यहीं पर जितने भूतपूर्व सैनिक हैं बिहार स्टेट के, उनको निमंत्रित करें और माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनको हम इन्विटेशन देंगे, उनसे समय मांगेंगे कि वो उनका हौसला अफजाई कर सके। इधर बिहार में सरकार ने इको टूरिज्म पर जोर देते हुए अपनी विशेषताओं को पर्यटकों के सामने लाने की सार्थक पहल की है, जिसको लेकर योजनाएं धरातल पर उतरेगी यह निश्चित हो चुका है, क्योंकि योजनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो या फिर गंगे डॉल्फिन रिजर्व, बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए ये ऐसे दर्शनीय स्पॉट हैं जो पर्यावरण और पर्यटन को अधिक ऊंचाई देंगे और पर्यावरण को भी खास करके सुरक्षित रखेंगे। जाहिर है पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। इन दोनों रिजर्व के अलावा भी बिहार में पर्यटन के अनेकों स्थल हैं जिसे संवारने की जरूरत है और इसे संवारने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं इन योजनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में समीक्षा बैठक के दौरान टूरिज्म पॉलिसी से संबंधित प्रस्तुति देखा और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इधर जदयू कोटे के मंत्री जयंत राम ने सरकार के कामों को लेकर के साफ तौर पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा सबको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इंजीनियर के घर से 66 लाख रुपए बरामद होने पर कहा कि पूरी तरीके से सरकार कार्रवाई करेगी। समय समय पे अक्सर कार्रवाई करते रहते हैं। कई ऐसे इंजीनियर भी आपके विभाग के हैं जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं, कहीं पर जांच भी चल रहा है, क्या कुछ विभाग कर रहा है इसको लेकर के? विभाग समय समय पे अक्सर कार्रवाई करते रहता है। लखनऊ का सरकार जीरो टॉलरेंस का सरकार है। जो भी लोग भ्रष्टाचार करेगा पकड़ा जाएगा, जेल भी जाएगा और जो समुचित कार्रवाई है कार्रवाई भी, इसमें कई कोई कार्रवाई में कोई बचाने वाला भी। इधर बिहार शरीफ के गढ़पर स्थित सर्कस मैदान में सोगरा अस्पताल और भव्य शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी गई। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इसकी नींव रखी। करीब 20 करोड़ की लागत से 200 बेड का यह अस्पताल बनाया गया, जिसकी समय सीमा करीब 1.5 साल है। 1.5 साल में दोनों भवन बनकर तैयार हो जाएंगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यह तीसरी बार है जब इस जमीन पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, मगर कोई भी कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। इससे पूर्व 2006 में अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण के लिए शिलान्यास हो चुका था, बावजूद इसका निर्माण अब तक नहीं हुआ है। ये सर्कस मैदान के नाम से मशहूर है। ये सौरा वक्फ एस्टेट की अपनी प्रॉपर्टी है। इस पर ये लगा तीसरा बार शिलान्यास हो रहा है, लेकिन अभी तक उस ज़मीन पर जिस चीज़ के लिए शिलान्यास हुआ वह कामयाब नहीं हुआ। आज का भी शिलान्यास जो हो रहा है उसका भी भगवान मालिक है कि उसका शिलान्यास
शिलान्यास तक ही रह जाएगा कि उसका कभी उद्घाटन भी हो सके। कितना करोड़ की लागत से क्या बन रहा है? हल्ला तो यही सुन रहे हैं कि करोड़ों रुपया के खर्च से हॉस्पिटल बन रहा है। इधर पटना सिटी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध के आगे सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यह बात महंगाई के विरोध में धरना पर बैठे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कही। देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने का राजद विरोध करता है। इसी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाय घाट पुल के नीचे धरना दिया। इस धरना का नेतृत्व राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने किया। उन्होंने बताया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री अब देश की संपत्ति निजी हाथों में बेचकर करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर सरकार समय रहते इन पर अंकुश नहीं लगाया तो वो दिन दूर नहीं जब देश अपने ही लोगों की गुलाम बन जाएगा। देश के प्रधानमंत्री और जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ने अपने आदत के अनुसार देश को बेचने में अपने आप को लग गए। आज देश में सारी जो निजी संपत्ति रही, सरकार की जो संपत्ति रही, सारे संपत्ति को इसमें बड़े जो इनके जो मित्र हैं अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथ में बेच देने का काम किया। आज लोगों की 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई और ये नौकरी की बात करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइप योजना लागू किया है और जिसमें देश की रेलवे हो, चाहे वो आपकी जो भी संपत्तियां हैं इंडियन भाई लोग, सभी को इसने बेचने के लिए अपनी योजना बना। इधर लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब एसएसपी के जवान रात्रि गश्ती पर थे। घटना अमर सनी गांव के समीप हुई जिसमें एक लूटी हुई पुलिस का राइफल एसएसबी के जवानों ने बरामद कर लिया है। इस संबंध में लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि रात्रि गश्ती के दरमियान पुलिस और नक्सली के बीच 1 घंटे तक मुठभेड़ चली। कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। किसी प्रकार के हताहत की सूचना नहीं है। जमुई के एसएसबी उप महानिरीक्षक डी डोंजाल ने बताया कि नक्सलियों को हर मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश को लेकर लगातार कार्य चल रहा है। अलग अलग जगहों पे एम्बुश करके बैठी हुई थी तो कुछ लगभग 7 लोगों का एक मूवमेंट दिखा जिसपे हमारी टीम के जो कमांडर हैं उन्होंने जब पूछा वेरीफाई करने की कोशिश की तो उधर से फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर हमारी टीम ने भी अपने बचाव में फायरिंग ओपन किया और लगभग कल 1 घंटे के आसपास दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। इधर बेगूसराय में डीएवी के इंटर के छात्र ऋतुराज की निर्मम हत्या पुलिसिया लापरवाही का नतीजा है। अपराधियों के बढ़ते आतंक के सामने पुलिसिया तंत्र बौना हो चुका है। ये बातें छात्र ऋतुराज की हत्या के विरोध में जीडी कॉलेज परिसर में एआईएसएफ द्वारा किए जा रहे प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए संगठन के जिला सचिव राकेश कुमार और जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता ने एक होनहार छात्र को हमसे छीन लिया है। आरपीएफ और जीआरपी के क्षेत्र के विवाद में एक बच्चे की लाश 2 दिनों तक पानी में तैरती रही। इससे बड़ी संवेदनहीनता और कुछ नहीं हो सकती। वक्त रहते अगर बेगूसराय पुलिस की सतर्कता बरती होती तो ऋतुराज को बचाया जा सकता था। ऋतुराज आज से 4 दिन पहले उसका मौत हो गया। अपराधी के द्वारा मौत कर दिया जाता है लेकिन जिला प्रशासन मौन बनकर बैठ गया है। न ही पीड़ित परिवार से मिलने का काम कर रहा है, न अपराधी को खोजने का काम कर रहा है। हमारा संगठन लगातार आंदोलन जारी कर चुका है। रात भी कैंडल मार्च निकाले, विरोध प्रदर्शन किए। आज भी काला पट्टी बांधकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और यहाँ तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बने रहिए डीटीवी के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।
दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात अब खगड़िया की करेंगे। दरअसल खगड़िया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना परवत्ता प्रखंड अंतर्गत मुजाहिदपुर बजरंगबली मंदिर के पास की है। परिजनों के अनुसार मंदिर के सामने अष्टयाम का यज्ञ चल रहा था। आयोजन के दौरान देखने के लिए बच्ची सड़क पार कर रही थी, वो पहुंची थी वहां पर, तभी अचानक एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन की मिक्सर गाड़ी तेज गति से आने के दौरान बच्ची इसकी चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इधर परिजनों ने प्रशासन और बिहार सरकार से मुआवजे की मांग पर ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। मृतक बच्ची की पहचान मुजाहिदपुर गांव निवासी सुनील शर्मा की 6 वर्षीय पुत्री के रूप में की गई है। सर बच्चे एग्जाम देख रहा था, बच्चे देख के आ रहा था, ये गाड़ी लेके बहुत पिकअप में जा रहा था, बच्चे को कुचल दिया। रोड बिल्कुल खाली था सर। अच्छा, बच्चे का नाम क्या था? पूजा कुमारी सर। उम्र 6.5 साल। और अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब यहाँ कहाँ आए? यहाँ थाना में आकर के हम लोग को प्रशासन ने उठा के लाया, लिखा पढ़ी करके पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज रहा है। अच्छा, आगे आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा क्या, हमारी तो यही है, हमें बच्चे को जो है कुचला है मुआवजा मिलना चाहिए। इधर औरंगाबाद माली थाने के राजपुर गांव में शौच करने निकली किशोरी की डूबने से मौत हो गई। किशोरी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह गांव की एक किशोरी ग्रामीण महिलाओं के साथ शौच के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही नदी के किनारे पहुंची उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वह गहरे पानी में चली गई। ग्रामीण जब तक उसे बचाने पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलते ही माली थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया। मामला ये है कि भोर में शौच करने के लिए गई, बगल में तालाब था, उसमें पैर फिसल गया, उसमें गिर गई और उसी में मौत हो गई इसका। क्या नाम है आपका? नाम मेरा टोहन पासवान है। किस गांव का मामला है? राजपूत। कौन थाना? माली। इधर डुमरांव तथा बक्सर नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी रह चुके अनुभूति श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि 2015 में डुमरांव नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने नियम के विरुद्ध दैनिक कर्मचारियों को करोड़ों रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से किया था। मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार के द्वारा शपथ पत्र के साथ मामला निगरानी विभाग में भेजा गया था। कैमूर डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुभूति श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। इधर बढ़ेंगे आगे और अब बात सासाराम की करेंगे। सासाराम में रोहतास एसपी आशीष भारती ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जाम की समस्या को लेकर इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह काबिले तारीफ है। जिले में जाम की समस्या को लेकर लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं, जिससे इन पुलिस कर्मियों ने निजात दिलाई है, जिसके लिए इनाम के हकदार ये सभी पुलिसकर्मी हैं। वहीं इन लोगों को आगे भी बेहतर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने पैदल गश्ती को लेकर निर्देश दिया और बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर उन तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरीके की स्थितियां खराब ना हो सके। यातायात संधारण एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको रोहतास पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए जो यातायात में सिपाही जो प्रतिनियुक्त हैं, पदाधिकारी जो प्रतिनियुक्त हैं, चाहे वो सासाराम में हो या वो डेहरी में हो, उनको पुरस्कृत किया गया है। साथ में रात्रि गश्ती जो कि पैदल गश्ती करते हैं, प्रतिदिन वो पैदल गश्ती करते हैं, जिसके कारण अपराध में काफ़ी कमी आई है। तो सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज में ये पैदल गश्ती प्रारंभ किया गया है। उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया गया है उनके अच्छे कार्य के लिए और मनोबल बनाए रखने के लिए, ताकि आगे और वो अच्छा कार्य करें। इधर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मलेरिया ऑफिस स्थित राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास समेत कई छात्रावासों का औचक निरीक्षण प्रधान सचिव पटना जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने किया। वहां पहुंचकर अधिकारियों ने छात्रावास की स्थिति को जाना, वहीं छात्रावास में रह रहे छात्रों ने कमियों को बताया। प्रधान सचिव और जिलाधिकारी ने छात्रावास में सारी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। आपको बता दूं कि साफ तौर पर कमियों को लेकर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली और ऐसे में पटना सिटी में अंबेडकर छात्रावास में कई बार इस तरीके की स्थितियां देखी, जिसको लेकर के औचक निरीक्षण किया गया। वहीं अंबेडकर छात्रावास में रह रहे छात्रों ने समस्या को लेकर के अपनी समस्या अधिकारियों को बताई और साथ ही साथ उसके बाद अधिकारियों ने जल्द से जल्द उसमें सुविधाओं को मुहैया कराने की बात कही है।
तो बिल्कुल आपको बता दूं कि अंबेडकर छात्रावास में लगातार ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही और ऐसे में प्रधान सचिव और जिला अधिकारी ने जा करके वहां की स्थितियों का हाल जाना और अब उस स्थितियों को लेकर के जल्द ही उन्होंने सहायता देने की बात कही है। इधर बागमती नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद गाय घाट के बरुआरी शिवदाहा मार्ग पर पानी चढ़ गया है, लेकिन सड़क की स्थिति जर्जर है। यूं कहें कि ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो अब तक किसी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली है। सरकारी नाव की जो बातें कही जाती हैं वो व्यवस्था भी अब तक नहीं मिल पाई है। अभी हम गायघाट के बुरवारी शिवदाहा मार्ग पे हैं, जहां हम आपको अभी दिखाने आए हैं कि यहाँ बाढ़ तो अभी है नहीं, बाढ़ जैसी हालात है और बाढ़ जब समाप्त हो जाती है उसके बाद क्या स्थिति होती है वो हम अभी आपको दिखाने आए। सबसे पहले तो आप देखिए कैमरे की मदद से सड़क का किस तरह का हाल है। ये सड़क जो है बुरवारी शिवदाहा ये सड़क है और ये एक पंचायत नहीं बल्कि कई पंचायतों को जोड़ने वाली ये सड़क है। साथ ही इसी सड़क से अगर आप चाहे तो दरभंगा भी जा सकते हैं, यानी कि एक से दूसरे जिला को जोड़ने वाली ये सड़क है। लेकिन यहाँ का हाल जो है जब बाढ़ समाप्त हो जाती है उसके बाद हाल किस तरह का होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप एक तरफ हम आपको नाव दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ चलने की स्थिति है नहीं, इसलिए नाव की व्यवस्था है और ये नाव प्रशासन के द्वारा दिया गया है या खुद ये कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। जी बताइए, ये नाव प्रशासन के द्वारा है या आप खुद कर रहे हैं? खुद हम अपने खुद कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद से कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं। तो अगर लोगों को ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चा पानी ले लेते हैं हम लोग, पकड़ी खर्चा के खर्चा। इधर कितना गांव जो है सो बाढ़ से ये लमसम चार गांव लमसम परसम चार गांव। सड़क टूटी हुई है तो अपना नाव के सहारे आप दे सारे रहे हैं, व्यवस्था का जो खर्चा होता है अपना दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपन दास जी। तो आप देखें कि जहां एक तरफ जिला प्रशासन तरह तरह के दावे करती है कि हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये दिया वो दिया, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो अब हम आपको और सीधे आपको दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी में भूचाल एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी में भूचाल एक बार फिर से देखने को मिला है। मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप का इस्तीफा हो गया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप जो हैं वो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं अमरदीप। तो इस वक्त की बड़ी खबर और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर सियासी गलियारों में इस वक्त भूचाल की स्थिति बन गई है। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आखिर में इससे पहले जेडीयू में जो बातें लगातार सामने आई है, दो गुट की बातें जो कही जा रही है, और अब ऐसे में मीडिया सेल के जो अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं पार्टी में भी अब असहज स्थितियों को बना रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप का इस्तीफा। और इस खबर पर सीधे जुड़ेंगे न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सियासी गलियारों में इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, तो आपको बता दूं कि केंद्रीय मीडिया माफ कीजिएगा जेडीयू मीडिया सेल के जो अध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष अमरदीप ने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है और उसके बाद अब कई सवाल एक बार फिर से खड़े होने लगे हैं। आखिर में मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों दिया है, साथ ही साथ ये भी जिस तरीके से पार्टी में दो गुट दिखा है उसके बाद अब ये सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखी है, एक तरफ पार्टी में पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं होने की बात और अब बड़ा इस्तीफा कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए निर्भय, एक तरह से जेडीयू जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें भूचाल है और आज की ये सबसे बड़ी सियासी खबर है। और जेडीयू के अंदर जिस पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही थी, जो अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहा था और कई सवाल इस अंतर्कलह से जुड़े हुए थे जिसको लगातार मिट्टी डालने की कोशिश, उनको जमींदोज करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल वो सवाल बाहर आ गए हैं और अमरदीप, डॉक्टर अमरदीप जो जेडीयू मीडिया सेल के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे की वजह उन्होंने क्या बताई है, इस्तीफे की वजह नहीं, माफ कीजिएगा, उन्होंने क्या लिखा है अपने इस्तीफे में,
वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद दर्शकों से लेकर हम दर्शकों से ढेर सारी बात करेंगे, उनको ढेर सारी जानकारियां देंगे इसको लेकर, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इस वक्त ये इस्तीफा किस तरह मायने रखता है और इसका क्या मतलब है। बिल्कुल डॉक्टर अमरदीप ने अपने इस्तीफे में जो कुछ भी लिखा है उन्होंने लिखा है कि, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, उन्होंने लिखा है कि आज तक प्रत्येक दिन औसतन 16 घंटे देकर मीडिया के हर फॉर्मेट पर पार्टी की बेहतर उपस्थिति के लिए अनवरत और निस्वार्थ काम करता रहा हूं। जेडीयू मीडिया सेल आज देश की किसी भी पार्टी का एकमात्र मीडिया विंग है जिसका अपना संगठन है। पार्टी के प्रति मेरे योगदान के लिए मुझे कितने अंक दिए जाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जेडीयू मीडिया सेल की यात्रा में मैंने शून्य से शुरू किया सफर और इससे जेडीयू से जुड़ा कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। मुझे इस बात का संतोष है और गौरव भी, लेकिन अब आत्मसम्मान के साथ अपना दायित्व निभाने में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा हूं। आज मैंने शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आप सभी के स्नेह और साथ के लिए सदैव ऋणी रहूंगा। इस पूरे इस्तीफे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है निर्भय, वो ये लाइन है कि अब आत्मसम्मान के साथ अपना दायित्व निभाने में सक्षम नहीं पा रहा हूं। अब आत्मसम्मान की अगर बात करते हैं तो एक सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह की करीबी अमरदीप को भारी पड़ गई? मैं आपको बता दूं क्या किस वजह से इनको पार्टी छोड़नी पड़ी है, इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा है, इन पर क्या कार्रवाई हुई है, क्यों इनको इस्तीफा देना पड़ा है? आरोप ये है, और आरोप नहीं है, आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं और आरसीपी सिंह के लिए काम करने का आरोप है। इन्होंने जो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी उसमें से आरसीपी सिंह का संबोधन काट कर उसको सोशल मीडिया पर डाला था। जो पार्टी के अंदर की बैठक थी, पार्टी के अंदर की बैठक में जो संबोधन आरसीपी सिंह का था उसको सोशल मीडिया पर डॉक्टर अमरदीप ने डाला था और इसलिए इन पर आरोप लग रहे थे कि ये आरसीपी सिंह के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जेडीयू के मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा है। जो खबरें सामने आ रही है, जो जानकारी हमने भी जुटाने की कोशिश की है और इसके संकेत पहले ही मिल गए थे कि डॉक्टर अमरदीप का सफर शायद बतौर प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष खत्म होने वाला है। मैं उनका एक पोस्ट है डॉक्टर अमरदीप का, उसका भी जिक्र करूंगा। 11 अगस्त को डॉक्टर अमरदीप ने लिखा कि नमस्कार, आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जेडीयू मीडिया सेल के साथियों एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के पास कुछ लोग कॉल करके कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी के व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में एडमिन बना दिया जाए और साथ में यह भी बोल रहे हैं कि ऐसा करने को शीर्ष नेतृत्व ने और मैंने कहा है। मैं इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी या जेडीयू मीडिया सेल की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। अगर शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसा कोई निर्देश होता तो जेडीयू मीडिया सेल के पास इसकी आधिकारिक जानकारी होती। चलिए अभिषेक, आपसे आखिरी सवाल होगा, अभिषेक आपसे आखिरी सवाल होगा कि इन सब के बीच में क्या लगता है, जो पार्टी में अब तक दरारों की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि जब मीटिंग होगी पार्टी की तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, वो द्वेष और वो क्लेश अब तक खत्म नहीं होता दिख रहा है, तभी तो कार्रवाई और क्या उपेंद्र कुशवाहा की इतनी बड़ी एक पद बनती जा रही है, उसका भी असर ये हो सकता है क्या? बिल्कुल खत्म नहीं होगा और खत्म होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। एक तरह से सीधा युद्ध है, सीधी जंग है आरसीपी सिंह के खेमे और ललन सिंह के खेमे, उपेंद्र कुशवाहा के खेमे के बीच में। आज देखिए आरसीपी सिंह के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अमरदीप, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, जेडीयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अपने इस्तीफे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें उन्होंने उसका मतलब यही है कि उनको इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया। वो कर रहे हैं कि हम आत्मसम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कर दिया आत्मसम्मान, ये आत्मसम्मान की बातें बहुत कुछ कह रही हैं। बिल्कुल कि क्या सच मायने में पार्टी में उनका वो आत्मसम्मान नहीं था या उन पर कोई बड़ा दबाव बनाया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये आत्मसम्मान की बातें उन्होंने कही है। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अब ये सियासी सवाल जो है, ये सियासी सवाल एक बार फिर से लगातार घूमता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरीके से जेडीयू में लगातार अब झटकों पर झटकों का जो दौर चल रहा है और ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे थे, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह,
सवाल बहुत हैं, लेकिन सवालों के बीच में अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरीके से पावर बढ़ रही है, यानी कि ताकत बढ़ रही है, उनके पद बढ़ रहे हैं, उनके लिए पार्टी के संविधान को बदल दिया गया। और अब जहां एक तरफ आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री तो बन गए, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों की स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो साफ तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या आरसीपी सिंह को ललन सिंह, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उपेंद्र कुशवाहा से लड़ना या एक तरीके से उनसे अलग होना, उनके विचारों में अपने विचार को शामिल नहीं कर पाना, यह उनके लिए आगे मुश्किल खड़ा कर रहा है। तभी तो इसका असर है कि उनके करीबी माने जाने वाले मीडिया प्रभारी जो रहे अध्यक्ष अमरदीप, उनका इस्तीफा होना आखिर में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आत्मसम्मान पर आखिर में बन क्यों आया, बड़ा सवाल है। और ऐसे में लगातार ये सवाल भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, इसलिए मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।